रेड मीट, आपका अल्कोहल, स्मोकिंग के अलावा और भी आपके जो नशा हैं, जो 10 तरह के जो सूंघते हैं, वो सब भी नशा आपको एक्टिव करता है। पहले हम लोग मानते थे कि ये 55-50 साल का किसी को हार्ट है तो वो नॉर्मल है। अब ये देख रहे हैं आप लोग कि युवा लोगों में भी हो रहा है। इतना हम लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे वाल्व होता है वहाँ पे एक वाल्व लगाते हैं, बिना चीर फाड़ के होता है। ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको बाईपास या स्टंटिंग के लिए जाना चाहिए। अवॉइड करिए कि रात में खाना आप कम खाएं, जल्दी खा के जल्दी वो करें और योगा करें, एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स लें, सब्जी है विभिन्न तरह की, और साथ में जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटिक, सीकेडी, वो सब का ट्रीटमेंट भी साथ में चाहिए। मेरे साथ देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि विष्णु हैं, जो अभी फ़िलहाल IGIMS पटना में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पहली बार छाती चीरे बिना हृदय रोगी का वॉल्व बदला गया, और ये भी सरकारी अस्पताल IGMS में हुआ है। अभी भी डॉक्टर रवि जो हैं वो अमूमन सर कितने OPD में रोज़ मरीज़ देख लेते हैं? अभी भी 400-450 मरीज रोज आता है OPD में, बहुत भीड़ रहती है। तो सर ये जो आजकल हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर, यंग एज में भी लोग आ रहे हैं, तो क्या ये लाइफस्टाइल का ही पूरा मसला है या कुछ पॉल्यूशंस, क्या क्या इम्पैक्ट रहता है? नमस्कार, आपने सही कहा शंभू जी। बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है। पहले हम लोग मानते थे कि ये 55-50 साल का किसी को हार्ट है तो वो नॉर्मल है। अब ये देख रहे हैं आप लोग कि युवा लोगों में भी हो रहा है, लेकिन 20-25 साल में भी ये बीमारी हृदय की बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली इसका मेन जो कारण है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का मतलब है कि हम लोग पहले से बहुत आलसी हो गए हैं। इतना ज़्यादा हम लोग का काम में स्ट्रेस रहता है, इतना कंपटीशन हो गया है, इतना हम लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये ना करने की वजह से हम लोग का हार्ट डिजीज़ बढ़ता जा रहा है। तो सर ये वॉल्व जो आपने एक जो नई उपलब्धि है, ये तो सरकारी पहली बार IGIMS के कार्डियोलॉजी में पहली बार 77 वर्षीय हृदय रोगी का ट्रांसकैथर एओर्टिक वॉल्व ट्रांसप्लांट हुआ, तो इसे कैसे देखा जा रहा है? अभी जो एंजियोग्राफी हो रहा है, एंजियोप्लास्टी हो रहा है, ये वाला नई जो तकनीक है, ये नई तकनीक है, बहुत ज़्यादा नई तकनीक नहीं है, 3-5-6 साल से ये इंडिया में आई है। बेसिकली इसमें क्या था कि इसको हार्ट में वाल्व में सिकुड़न था और पेशेंट को प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम था, फेफड़े का भी प्रॉब्लम था, और बेसिकली इसको सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए भेजा गया था ताकि इसका चीर फाड़ करके ऑपरेशन हो जाए। लेकिन चूँकि इसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन थी, तो सर्जन भी काफ़ी वो हो रहे थे और रिस्क भी उन्होंने बताया था, तो बोले कि हाई रिस्क रहेगा। तो मरीज़ ने फिर बोला कि मैं सर्जरी नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि बार बार प्रोस्टेट की वजह से उसको हिमेचूरिया, लंग्स की वजह से उसको COPD की वजह से लंग्स से प्रॉब्लम आ रहा था, उसको एनेस्थीसिया देने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हमने उसको ऑप्शन दिया था कि आप इसको बिना वाल्व खोले, बिना ऑपरेशन किए आप इसको वाल्व इम्प्लांट करा दी। इसको कहते हैं हम लोग टावर, द ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। मतलब हम लोग फीमोरल आर्टरी की नस से जाके उसको हम लोग वहाँ पे जहाँ पे वाल्व होता है वहाँ पे एक वाल्व लगाते हैं, जो कि बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के होता है। तो वही हम लोगों ने इसको किया और आज मरीज OPD में आया था और बिल्कुल उस कंफर्टेबल है, अच्छा से काम कर रहा है। सर टाइमिंग का बहुत, अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप जल्दी अस्पताल पहुंचे अपने। हाँ, ये टाइमिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने सही कहा टाइमिंग में, लेकिन डिले होता है वो बेसिकली पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिले होता है। पेशेंट सोचता है कि मुझे दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कल ज़्यादा खाना खाया था, गैस बन रहा है, तो उससे थोड़ा डिले हो जाता है। या अगर वो डायबिटिक है, ओल्ड एज है, या कोई किडनी प्रॉब्लम है, तो टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होगा, उसका सांस फूलने लग जाएगा या बहुत ज़्यादा थकान आने लग जाएगी, तो उसको वो इग्नोर कर देता है, पसीना चलने लगे, उसको सोचता है कि बहुत गर्मी है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसको ये इग्नोर कर सकता है। तो ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिले होता है। दूसरा डिले है कि आप कहीं बहुत दूरवर्ती स्थान पे हैं, हॉस्पिटल आपके दूर है, तो वो एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो
तो ये हम लोग बार बार हर ओपीडी में बताते हैं कि आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, तो ये आपको सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा आपको एटिपिकल सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक थकान आना, पसीना आना, तो ये सब बड़ा ध्यान रखना होता है और इसको कॉन्शियस हम लोग बार बार मोटिवेट अपना ओपीडी में करते हैं। कितना % ब्लॉकेज हो तो सर आपको बाईपास के लिए जाना चाहिए या स्टंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टंट बहुत लगभग नॉर्मल ये कंसिडरेशन में नॉर्मल आ गया। नॉर्मली अगर देखा जाए कि अगर पेन अगर ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको बाईपास या स्टंटिंग के लिए जाना चाहिए। अब ये निर्भर करता है कि स्टंट लगाएं कि बाईपास करें, ये डिपेंड करता है कि आपका कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसा है। मान लीजिए आप में अधिक कैल्शियम है, डिफ्यूज आर्टरी है, डायबिटिक हैं, एलवी डिसफंक्शन है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप बाईपास करवाइए। लेकिन जब मरीज़ बोलता है कि नहीं हम नहीं करा पाएंगे, हमको बाईपास से डर लगता है, तब फिर हम लोग स्टंटिंग का ऑप्शन देते हैं। उसमें चूना तोड़ने की मशीन है या वो करके फिर हम लोग उसमें स्टंट लगाते हैं। आजकल एक नई विधि आ गई है कि हम लोग जो कैमरे के अंदर से एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं कि कितना उसका वेसल का साइज है, कितना कैल्शियम है, उसको हम लोग कहते हैं। बेहतर हो गई हैं। हाँ, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग कहते हैं। सक्सेस रेट भी बढ़ा होगा। हाँ, उससे सक्सेस रेट अच्छा रहता है क्योंकि एग्जैक्ट साइज पता चल जाता है कि कितना स्टंट का साइज है, क्या है। जैसे अभी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको कार्डियक प्रॉब्लम हुआ, वो एंजियोग्राफी हुई, फिर 48 घंटे के अंदर उनको एंजियोप्लास्टी भी कर दी एम्स में। तो ये है कि रिस्क घटा है, मतलब अगर आप तुरंत उपचार लेते हैं तुरंत तो रिस्क घट जाता है। उससे क्या होता है कि पहले था कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक आ गया, कैसे मतलब आदमी होप खो देते थे। जितना देर अगर जैसे मान लीजिए आपका ब्लॉकेज हुआ, जितनी देर आप वो करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उतना आपका मायोकार्डियम जो हार्ट का मसल है कमज़ोर होता जाएगा। तो जितना जल्दी आपने डिटेक्ट कर लिया और जितना जल्दी आपने उसका उपचार किया वो ज़्यादा अच्छा है। तो सर ये जो बाईपास सर्जरी और स्टंट, दोनों को लेकर बहुत बातचीत होती है, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में, क्या चूज करें? नहीं देखिए, दोनों ऐसा मरीज पर बाई चॉइस है या ये सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है, आपके हालात किस तरह के हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं कि हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बोलें कि सर्जन खराब हैं और सर्जन बोले कि हम वो नहीं, क्या मतलब किस परिस्थिति में बाईपास करवाना चाहिए और किस परिस्थिति में स्टंट लगवाना चाहिए? अगर आपका सिंगल फोकल लीजन है और फोकल लीजन, वहाँ पे आप स्टंट लगा सकते हैं। अगर आपका डिफ्यूज आर्टरी है जहाँ पे कि एकदम मेन लेफ्ट मेन हो रहा है या मेन जॉइंट पे हो रहा है, डायबिटिक है यहाँ पे सर, लास्ट ऑप्शन है वो, जिसमें कि मतलब स्टंट मतलब बार बार स्टंट लगने का चांस, ब्लॉकेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, उसमें ऑलवेज बेटर रहता है कि आप बाईपास कराइए। ऐसा नहीं कि एक मतलब लाइन खींची हुई है कि आप स्टंट लगाना है बाईपास करना, दोनों एक दूसरे का वो है। अगर मल्टीपल डिजीज़ है, मल्टी वेसल्स इन्वॉल्व हैं, डायबिटिक हैं, बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन है, तो आप बाईपास कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो अगर या फिर मरीज़ मना कर दे कि हम नहीं बाईपास नहीं कराएंगे, सर्जन मना कर दे कि हाई रिस्क है, तब हम लोग कुछ स्टंट के लिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पटना मतलब बिहार में तो आईजीएमएस आपका हॉस्पिटल टॉप पर है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका बाईपास भी अच्छा से होता है और हम लोग कार्डियोलॉजी में पूरी सुविधाएं, स्टंटिंग और सस्ता भी पड़ता है। सस्ता भी पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटलों के मुकाबले। हाँ, प्राइवेट के मामले तो बहुत सस्ता है। हाँ, बहुत सस्ता है। हाँ, बहुत सस्ता है। तो सर ये कहते हैं कि मतलब ये मतलब महंगा बीमारी है ये। हाँ, महंगा बीमारी इसलिए है कि देखिए, एक बार तो पेशेंट को हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपका स्टंट लग गया तो ऐसा नहीं कि आप एकदम दवा छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टंट लगने के बाद स्टंट आपके शरीर का, आपकी धमनियों का एक पार्ट हो जाता है और आपको रेगुलर दवा चलनी पड़ती है। शुरू में दवा थोड़ी ज़्यादा दिन तक चलती है, ज़्यादा महंगी चलती है, ताकि उसमें वो जमने में समय लग जाए, उसका वेसल में आने के। उसके बाद दवा कम होगी लेकिन चलेगी जरूर। तो सर आप और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी चलता रहेगा। उसमें क्या करना चाहिए सर? उसमें भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज चलना पड़ेगा, स्टंट लगने के बाद भी। स्टंट लगने के बाद करना है, वॉक लेना, ताकि बीमारी और जगह ना आए और हार्ट मजबूत भी रहे। आपको अच्छा खाना, हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। अवॉइड करिए कि रात में खाना आप कम खाएं, जल्दी खा के जल्दी वो करें, और योगा करें, एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स लें, सब्जी है विभिन्न तरह की, और साथ में जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटिक, सीकेडी,
वो सबका ट्रीटमेंट भी साथ में चलेगा। तो सर आप आज भी अब तो एचओडी हो गए तो जिम्मेवारी बढ़ गई है, पढ़ाना भी पड़ता होगा, तो अभी भी ओपीडी में आप मतलब सारा ओपीडी आप अटेंड कर रहे हैं? नहीं, अटेंड तो करना ही है। वीकेंड में आपके सर आपकी इंडिविजुअल ओपीडी कितनी रहती है? मेरी 2 दिन रहती है, सोम और बुधवार को रहती है मेरी आईजीएमएस में, कमरा नंबर 17 में। तो ये एक बड़ा सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मैं देखता हूँ कार्डियो को लेकर, मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ भी है लोगों में, बहुत अफवाह, लोग डरते भी हैं अस्पताल, मतलब खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल की वजह से थोड़ा सा बहुत सारे अनसक्सेस केसेस रहे हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह का आपका आर्टरीज है, किस तरह का वो है। एक और विकल्प आ गया, क्योंकि नई तकनीकों की बातें चल रही हैं, तो स्टंट के अलावा एक आ गया दवा वाला बैलून। जैसे एक बार आपका स्टंट लग गया तो आपको कुछ दवाइयाँ लाइफ टाइम तक खानी पड़ती हैं ताकि उसमें ब्लड का फ्लो सही रहे, जैसे इकोस्पिन या क्लोबिडा आपको लेते रहना पड़ेगा। आप आजकल एक ड्रग एल्यूटिंग बैलून आ गया, मान लीजिए आपने कोई ब्लॉकेज है, उसमें आपने दवा वाला बैलून, मतलब जो बैलून होता है उसमें दवा रहती है जो कि स्टंट में रहती है, वहीं आपने जाके फुला दिया और अच्छा से रहेगा, तो उसको 3-4 महीने बाद हम लोग चेक एंजियो करते हैं, उसके बाद अगर ठीक रहा तो उसमें दवा कम भी कर सकते हैं। ये नई विधि है दवा वाला बैलून, जिसको कि हम डेप कहते हैं, ड्रग एल्यूटिंग बैलून। तो वो अच्छी टेक्निक है। उसमें फ़ायदा क्या है कि आपका ब्लॉकेज जो है, मतलब जो दवा खाने का, जो 3 महीने तक दवा खाइए, उसके बाद सिंगल उसमें आ जाइए। तो सर बिहार में, मतलब अगर आप बिहार की बात करें तो आईजीएमएस सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है कार्डियक मामले में, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ। नहीं, यहाँ तो ट्रीटमेंट, हाँ यहाँ बाईपास भी है, और भी सरकारी संस्थान यहाँ पे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। और किस तरह से सर, और क्या सलाह देंगे जो इस तरह के पेशेंट हैं? ऐसे तो आपके ही लाखों पेशेंट होंगे जो, नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आप युवा अवस्था में 20 साल की उम्र से अपना हार्ट का चेकअप कराइए। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपको अपने नंबर पता होने चाहिए, क्या कोलेस्ट्रॉल है, क्या बीपी है, शुगर है, या ईयरली चेकअप आप 20 साल की उम्र से कराइए। हेल्दी डाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वॉकिंग करिए। अगर आप काफ़ी देर तक बैठते हैं तो कम से कम, क्योंकि बैठना ही नेक्स्ट टू सिटिंग हो गया है, सिटिंग ही नेक्स्ट टू स्मोकिंग हो गया है, तो आप बैठिए मत, आप रेगुलर वॉकिंग करिए, आलस को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप हेल्दी रहेंगे और आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। उम्र अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 25, 30, 40 हैं तो आप, ये आप बिल्कुल आपने सही कहा, कोई उम्र का कोई वो नहीं। हमने कहा, देखा भी है कि 25 साल का आदमी जो आता है उसको ब्लॉकेज लेके आता है, उसका ब्लॉकेज बहुत ख़राब ही रहता है। उसका ब्लॉकेज देखते हैं कि यंग आदमी है जो कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है, या स्मोकिंग ही करता था केवल, उसमें बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस बर्डन होता है। तो ये एल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि रेड मीट, ये सब भी, हाँ ये सब भी एक फैक्टर है। रेड मीट, आपका अल्कोहल, स्मोकिंग के अलावा और भी आपके जो नशा हैं, तो 10 तरह के जो सूंघते हैं, वो सब भी नशा आपको एक्टिवेट करता है। अच्छा सर, अब आजकल कुछ बड़े मामले हैं, लोग जिम में हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब फिजिकली फिट लोग हैं, और वो एकाएक मतलब वो गिरते हैं और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, वो बेसिकली वो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो वो तो चीज़ अलग हो गई, वो अलग हो गई उसमें कि आपको एकदम कोई स्ट्रक्चरली हार्ट डिजीज हो, कोई एरिथमिया कॉज होता है, वो हो सकता है। तो ये एकाएक होता है या उसके सर्कमस्टांसेस कुछ दिखते हैं, जैसे कुछ सिम्टम्स देंगे, जैसे कि आप अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें तो उसमें कुछ सिम्टम्स आएंगे, उसको चेस्ट पेन हुआ या स्वेटिंग हुई, तब उसके बाद वो हुआ। इग्नोर कर रहे हैं आप, इस वजह से भी प्रॉब्लम है, इसलिए ये पहले देखा जाता था, इसलिए अब इटली से शुरुआत हुआ। ये पहले ये लोग एथलीट्स को स्क्रीनिंग कर देते हैं। उसमें पहले एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी करके उन्होंने बीमारी एक वो की थी कि जैसे ही आप खेलते हैं तो सडन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सडन वो हो जाता है, तो अब उसका इंसिडेंस कम हो गया है। हाँ, ये आप एक और चीज़ है कि जिम में जो लोग जाते हैं वो उनको अरेस्ट हो जाता है। आप सोचते हैं कि जिम में लोग जा रहे हैं तो फिट हैं, एकदम फिट हैं, तो ऐसा नहीं है। जिम में भी आप जाइए तो आपको बेसिकली धीरे धीरे करना है और कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइज करना है, और वो कुछ सप्लीमेंट भी लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट। मतलब आप बॉडी बनाने का जो चस्का है वो आपको हार्म कर सकता है। हार्ट जो है वो टाइम लेता है, धीरे धीरे वो रहता है, हार्ट को थोड़ा सा वो करना चाहिए। एकदम से आप वो करेंगे जितने, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी है वो
फिल्म पर्सनालिटी हैं, वो पुनः दिखाने के लिए वो करते हैं। पैक वाला जो तो चाहत वो सब है, नहीं है, वो चाहत धीरे धीरे करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज और ग्रेडेड एक्सरसाइज होना चाहिए उसके लिए। सर खाने पीने को लेकर कोई खास सलाह रहती है इस तरह के मरीजों को देते हैं? खाने के लिए हम लोग तो यही बोलते हैं कि भाई बिहार में तो बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं, अब कम ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, कम तेल में आप खाना खाइए, और वही सबसे अच्छा है। ये फिश खाने वाला ये ओमेगा फैट होता है, आप मतलब मीठी पानी की मछलियां खाइए या सी फूड, इसका कुछ कनेक्शन है क्या? कार्डियक जो बाईपास जिनको हुआ है या जो कार्डियक पेशेंट है, फिश खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, अच्छा रहता है। ये फैक्चुअल है। हाँ, फिश रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। फिश खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। चिकन भी खाना है तो लीन चिकन खाना है, उसका फैट वेट आप हटा के वो आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ग्रेवी वाला खाना उससे दूर रहिए, ग्रेवी वाला मतलब ऑयल उसमें नहीं रहना चाहिए। मटन यूजुअली अवॉइड। हाँ, प्रोटीन में आपके बहुत सारी प्रोटीन है, पनीर है, सोया प्रोटीन है, दालें हैं, सब खाइए। अच्छा सर, ये जो आजकल जो फूड हैबिट्स का भी इस पर असर पड़ रहा है, फूड हैबिट्स भी एक बड़ी वजह है कार्डियक। आजकल तो बेसिकली इतना आ गया है, फूड ऐप्स आ गए हैं, रात में 2 बजे भी लोग खाना मांगे लोग तो उसका क्या ऑयल लेते हैं, वही ऑयल को बार बार गर्म करते हैं, तो फिर वो रहता है, वो ठीक नहीं रहता है। ऑक्सीडेंट्स बनते रहते हैं, वही आपको हार्ट को सीधे डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ये सर एक जो ये जो सालाना चेकअप का लोग कहते हैं कि 6 महीना या साल भर पर अपना रूटीन चेकअप करवाइए, तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें? क्या ये जो ब्लड टेस्ट होता है उससे चीज़ें पता चल जाती है, या आपको ईसीजी भी कराना है कम से कम? वो डॉक्टर वो बता देंगे। नहीं, रूटीन चेकअप जो हेल्थ चेकअप भी आज अगर आप वैसे कराना चाहते हैं, आप रूटीन चेकअप करा लीजिए, उसमें आप जैसे KFT LFT ये सब वो सब लिपिड प्रोफाइल भी आ जाएगा, साथ में ECG और इको जो है वो डॉक्टर के ऊपर रहेगा कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ये तो ECG और आजकल जो बाकी ब्लड टेस्ट रूटीन हो गए हैं आजकल। तो कुछ और सर जो आप अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि मेडिकल के इंटरव्यू भी करना डिफिकल्ट होता है। कुछ नहीं, हम तो यही आशा करेंगे कि बिहार के सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छा खाना खाएं, वॉकिंग जरूर करिए और आलस को त्यागें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप IGMS एक बड़ा नाम है और बड़ा हॉस्पिटल है, और डॉक्टर साहब वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, तो आप आके इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनसे राय भी ले सकते हैं। और सोचिए, रोज़ 400 मरीज भी देखते हैं। तो पहले तो शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि जो आजकल आम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, चूँकि महंगी बीमारी है ये, तो अगर आप शुरुआत में एहतियात बरतते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। और कभी भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हेजिटेशन मत करिए, और कहीं आसपास के अस्पताल में, या बिहार से हैं अगर आप, या तो IGMS एक बेहतर जगह है जहाँ डॉक्टर रवि विष्णु खुद उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और खुद मरीज़ भी देखते हैं, तो आप आके इनकी सलाह भी ले सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए, समय देने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।